हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ओके। सो हम लोग वीडियो में आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। अब तक हम लोगों ने मेटल के बारे में सारा कुछ देख लिया है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम लोग आज की क्लास में देखते हैं क्या, नॉन मेटल के बारे में, है ना। देखो, नॉन मेटल्स की जब हम बात करें, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो नॉन मेटल जो होता है हमारा, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। जैसे कि मैंने बात की थी मेटल्स की, तो मेटल जो है वो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और उसमें हमारा क्या था, एक मेटल था एक्सेप्शन में, कौन, मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता था। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में हैं, कुछ ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में हैं, कुछ ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में हैं। तो कौन कौन से नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है हमारा कार्बन, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, है ना। 5 नॉन मेटल, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलेनियम एंड आयोडीन, ये 5 नॉन मेटल ऐसा है जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो है ब्रोमीन, Br सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद 11 नॉन मेटल्स, टोटल 11 नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो कि गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन? दीज आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, है, फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। उसके बाद ये सारे नोबल गैसेस हैं, हीलियम टू रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये टोटल कितने हो गए? 11। 11 in gaseous state, 1 in liquid state and 5 in solid state. Means there are total 17 non-metals present in periodic table. Okay, is that clear? So, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स भी हमारे हार्ड थे, एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो जनरली मेटल्स भी कैसे थे? हार्ड थे। नॉन मेटल्स भी हार्ड है, लेकिन मेटल्स कैसे थे? मैलिएबल थे, डक्टाइल थे, सोनोरस थे, लश्चरस थे। बट नॉन मेटल कैसे हैं? मैलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, यानी कि नॉन मेटल को जब आप बीट करोगे ना, वो टूट जाएगा। ठीक है, जैसे कोयला को देखिए वैसे पीटते हैं, टूट जाता है। तो नॉन मेटल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, वो टूट जाएगा। एंड इसमें कोई भी मतलब नॉन मेटल जो है वो सोनरस नहीं होता, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, लस्टरस नहीं होता, इसमें कोई चमक नहीं होती, है ना। सो नॉन मेटल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन लस्टरस एंड नॉन सोनरस। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर इन केमिस्ट्री। सो non-metal, these diamond and iodine, there are 2 non-metals which have sign और which are lustrous in nature. आयोडीन एंड डायमंड, ये दो ऐसे हैं जो कि लश्चरस है नेचर में और जिनके पास शाइन होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें तो नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है ना। मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है और नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेटल्स जो था हमारा वो कंडक्टर था, किसका? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। क्यों? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे। मैंने आपको कल बताया था ना, मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है और कैटायन में चेंज कर जाता है। वही इलेक्ट्रॉन जो मेटल रिलीज करता है ना, वही इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है और हीट फ्लो करता है। बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? बिकॉज नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो है ना, अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ना कि रिलीज करता है। इस वजह से नॉन मेटल्स के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता और वो कंडक्टर का काम नहीं करता, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करा सकता। Therefore, non-metals are bad conductor or poor conductor of heat and electricity. Okay, but here again we have one exception. What? Graphite. Graphite is non-metal. Graphite means what? किसकी बात हो रही है? Graphite मतलब कार्बन की बात हो रही है। Graphite, coal, these are what? Diamond, these are allotropes of carbon. Allotropes का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है जो दिखे अलग अलग लेकिन केमिकली उसमें एक ही चीज होता है ना। जो दिखे अलग अलग लेकिन वो एक ही चीज का बना होता है। जैसे दो सिबलिंग्स दिखते हैं अलग अलग लेकिन उनका ओरिजिन क्या होता है? एक ही होता है, एक ही पेरेंट्स के वो बच्चे होते हैं। सेम लाइक दिस, जैसे कार्बन
का ही एलोट्रॉप कौन है? डायमंड है। डायमंड कैसा दिखता है आप देखे हो? फिर आपका ग्रेफाइट कैसा दिखता है देखे हो? दिखने में दोनों अलग अलग है, लेकिन वो किसके हैं? कार्बन है के हैं। दोनों में ही क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन हमारा हो गया नॉन मेटल। और अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है, तो ग्रेफाइट में भी तो कार्बन है। फिर ग्रेफाइट को क्यों बोल रहे हैं कि कंडक्टर है? एक्सेप्शन में क्यों आ रहा है ना? जबकि डायमंड तो नहीं आ रहा है, कोल तो नहीं आ रहा है। दीज आर पुअर कंडक्टर, है ना? ये कंडक्टर नहीं। डायमंड ग्रेफाइट जो है ना, वो क्या है? गुड कंडक्टर। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे होता है देखो, सबसे पहले बात करें कार्बन की। कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज कर दें तो ये कैसे हो जाएगा? 2 और 4, है ना? ये आपको आगे बताया जाएगा, आपको आगे इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताऊंगी आगे कैसे हुआ ये। तो 2 और 4, ठीक है। मतलब कि कार्बन के पास जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है कितना है? 4। और ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वही पार्टिसिपेट करता है किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसी के साथ भी बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करता है। यानी कि कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनाएगा। मतलब किसी भी 4 कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा, किसी भी 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, मतलब किसी के साथ भी अटैच हो, 4 के साथ अटैच होगा एट ए टाइम। तो देखो यहाँ पर ग्रेफाइट की जब हम बात करें तो ग्रेफाइट में क्या है? ओनली कार्बन है, सिर्फ कार्बन ही है ना, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे एक और कार्बन से फिर क्या होगा? इसी कार्बन, फिर ये कार्बन बाकी के 4 कार्बन से अटैच होंगे, फिर ये भी कार्बन बाकी के 4 कार्बन से अटैच होगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना? ये कार्बन ये वैसा अटैच होते रहेंगे। लेकिन आप नोटिस कर रहे हो इसमें मैंने क्या बोला कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कार्बन शुड बी अटैच्ड विथ 4 अदर एलिमेंट्स, है ना? किसी से भी अटैच होगा तो 4 से अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कार्बन 1 2 3 ही से अटैच हुआ है, यहाँ एक खाली है। फिर एक ये कार्बन भी 1 2 और ये 3 ही कार्बन से अटैच है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है। इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है। इसी तरह से ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन होंगे ना, उन सब कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अवेलेबल होगा। वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा घूमने के लिए, घूमने फिरने के लिए। कार्बन अलाउ कर दिया, जाओ तुम घूमो और ले जाओ इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह, है ना? सो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? सो ग्रेफाइट्स हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स which move in the structure and conduct what? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है। और इसीलिए ग्रेफाइट क्या आता है? एक्सेप्शन में आता है। समझ में आया? इस वजह से ही ग्रेफाइट एक्सेप्शन में आता है कि ये गुड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करते हैं? ये जैसे देखो किसी के पास मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन है और वो फिर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, निगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लिया, तो कैसा बनाएगा? निगेटिवली चार्ज आयन बनाएगा। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। तो देखो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6। लेकिन फिर भी इसको 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। क्यों, कैसे, ये सब आगे पढ़ेंगे। बस मैं समझाना चाह रही हूँ कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो ऑक्सीजन ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, यानी कि वो क्या ले लिया? कर्जा ले लिया अपने ऊपर, लोन ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन का। That's why this loan or this electron is appeared, electronic charge is appeared here 2-। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? 2-, है ना? इस वजह से कहते हैं कि जो भी हमारा मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, सॉरी, जो भी हमारा नॉन मेटल्स है, दैट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू नेगेटिव आयन और एनायन। इसको एनायन बोलेंगे, आगे हम लोग सब देखेंगे डिटेल में, है ना? तो अब इसमें भी जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब इसको बहुत ज्यादा एफिनिटी रहती है इलेक्ट्रॉन की, जहां इलेक्ट्रॉन देखा नहीं कि खींच लिया वहां से, है ना? बहुत लालची होता है ये इलेक्ट्रॉन का। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर।
सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और कैसा ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ऑक्साइड्स बनाएगा। तो कैसा ऑक्साइड बनाएगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। मेटल में हम लोग क्या देखे थे? मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड सम मेटालिक ऑक्साइड्स लाइक जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब वो एसिडिक भी थे और बेसिक भी थे। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स है ना, वो एसिडिक नेचर के होते हैं एंड न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं। तो नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स बनाता है, कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक होगा, जैसे C+O2 बनाएगा CO2, ये एसिडिक है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। S+O2 SO2 ये भी एसिडिक है क्योंकि ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसका? वाटर का, ये H2O का, H2O ये भी तो ऑक्साइड है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया। तो वाटर कैसा हो गया? न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया, ये हो गया न्यूट्रल। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल। तो इस तरह से क्या हो गया? ये सब क्या है? एसिडिक। यानी कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर एंड दैट आर वाटर न्यूट्रल इन नेचर ऑल्सो, दोनों ही होता है, एसिडिक और न्यूट्रल दोनों होता है। नेक्स्ट देखो, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक हैलाइड्स बनाएगा, जैसे नाइट्रोजन NH3 है ना, NH3 हो गया, जैसे तुम्हारा PH3 हो गया। ये सब क्या है? हैलाइड्स है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है नॉन मेटल्स? हैलाइड। वो कोवैलेंट हैलाइड्स होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे ये सब कोवैलेंट हैलाइड्स। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? क्लोराइड। और ये भी कैसा होता है? कोवैलेंट क्लोराइड, है ना। क्लोरीन जैसे यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाएगा। ये दोनों ही कैसे होते हैं? कोवैलेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या होता है नॉन मेटल्स में, एक मिनट, फिर नॉन मेटल्स में क्या होता है कि नॉन मेटल्स जो है ये वाटर रिएक्शन विथ H2O एंड एसिड। तो जैसे कि हम लोग मेटल में देखेंगे, मेटल एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करता था और रिएक्ट करके क्या करता था? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था। कौन? मेटल। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड एसिड एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, बट non-metals do not react with water and acid and do not release hydrogen gas। क्यों भाई? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि नॉन मेटल्स क्या है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग, नॉन मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन ले लेगा दूसरे से, है ना, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जिससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होता था, रिलीज करता था मेटल इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन ले लेता था हाइड्रोजन और बन जाता था क्या? हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये तो खुद लेने वाला है भैया, ये कहां से देगा? तो खुद छीनता है इलेक्ट्रॉन दूसरे से, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं हाइड्रोजन आयन को। एसिड वाला जो हाइड्रोजन आयन निकलेगा ना एसिड से, जैसे रिएक्ट करेंगे तो एसिड से तो H+CH- निकला और ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला, बन गया हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब नॉन मेटल प्रेजेंट रहेगा तो इस हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है। इसलिए नॉन मेटल जो है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड एंड डू नॉट फॉर्म वाटर हाइड्रोजन गैस। जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो फॉर्म क्या करेगा? कुछ नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट में देखिए आप, नेक्स्ट में क्या है? नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। नॉन मेटल जो है वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब क्या है? दूसरे से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, खुद ले लेगा, है ना। क्योंकि नॉन मेटल को क्या चाहिए? नॉन मेटल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया? ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। जिससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना हम लोग, वो रिड्यूस हो जाए, ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर मतलब ये खुद रिड्यूस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और जिससे इलेक्ट्रॉन छीना वो कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है, क्लास 10th में। तो नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप इतना ही याद रखो, नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन? नॉन मेटल, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट यहाँ भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? कार्बन। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है,
कार्बन तो नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता है। क्यों? तो कार्बन का बहुत सारा प्रॉपर्टी इसका, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है। हम लोग कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे ना, कार्बन इट्स कंपाउंड 10th में, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कार्बन का साइज छोटा है, प्लस कार्बन क्या करता है, इसकी एफिनिटी होती है किसी भी एटम के साथ रिएक्ट करने की, है ना। तो और ये क्या है, हाई टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये सारे कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन नॉन मेटल होता है, फिर भी इसका नेचर कैसा होता है, रिड्यूसिंग। दिस इज एक्सेप्शन, इट कम्स अंडर एक्सेप्शन। बट ऑल नॉन मेटल्स, इसको छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स हैं सब कैसे हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। ठीक है, सो ये हो गए आपके नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब नॉन मेटल का यूजेस क्या, यूजेस बहुत सारा हो सकता है। ऑक्सीजन गैस हम लोग ब्रीथ करते हैं, है ना। फिर उसी तरह से क्या हो गया, कार्बन है, हमारे बॉडी में पूरा कार्बन ही भरा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, सब जगह। नॉन मेटल्स का इंडिपेंडेंटली यूज भी होता है और कंपाउंड के फॉर्म में भी यूज होता है। जैसे वाटर, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, वाटर बन गया, उसका अलग यूजेस है। तो इस तरह से तो यूजेस तो काफी होंगे सारे एलिमेंट्स के, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो बच्चों नॉन मेटल्स खत्म हो गया, हम लोग मेटलॉइड्स भी देख के काम खत्म करते हैं। ये मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स हो जाएगा, एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा, फिर आपका बचेगा कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो देखो मेटलॉइड्स में क्या है हमारे पास, ये 7 मेटलॉइड्स हैं। कौन कौन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, है ना। तो ये 7 क्या है, आपके मेटलॉइड्स हैं। अब देखो मेटलॉइड्स का कहने का मतलब क्या है ना, कि वो एलिमेंट जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो मेटलॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टी होती है। देखो ये जो मेटलॉइड्स है ना, ये हार्ड होते हैं, मेटल्स भी हार्ड था, नॉन मेटल्स भी हार्ड था, लेकिन ये क्या होता है, ब्रिटल होता है। हार्ड लाइक मेटल एंड ब्रिटल लाइक नॉन मेटल, दोनों का प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, ये ना तो बहुत अच्छे कंडक्टर है किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और ना ही बहुत बुरे हैं, ये बीच वाले हैं, मतलब दीज आर सेमी कंडक्टर्स, ये सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो जितना भी प्रॉपर्टी होगा ना मेटलॉइड में, वो मेटल और नॉन मेटल के बीचों बीच का प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका कुछ यूजेस। तो इनका नेम इंपॉर्टेंट है, आप इनका नेम याद रख लो, है ना। ये सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनका नाम आप याद रख लो, इनका कुछ यूजेस देख लो। जैसे बोरॉन है, तो बोरॉन का यूज कहाँ होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट में यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है ना। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अवेयर रहो कि आखिर ये लोग यूज होते भी हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन कहाँ यूज होता है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में यूज होता है ना, सोलर पैनल में यूज होता है सिलिकॉन। उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक सेमीकंडक्टर में यूज होता है। फिर क्या है, जर्मेनियम, है ना, जर्मेनियम किस में यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है। उसके बाद और क्या है आपका, आर्सेनिक हो गया, फिर क्या हो गया, एंटीमनी, एंटीमनी किस में यूज हुआ, लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, जो इन्वर्टर में बैटरी वगैरह लगता है ना, उसमें यूज होता है। उसके बाद आपका आ गया टेल्यूरियम, टेल्यूरियम भी किस में होता है, सोलर पैनल में यूज होता है। तो इस तरह से नॉन मेटल्स का यूज जनरली कहाँ होता है, सेमीकंडक्टर में होगा, सोलर पैनल में होगा, फाइबर ऑप्टिक्स में होगा, कंप्यूटर का ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में होगा। तो ये इन सब जगह पर इसका यूजेस होता है। मेटलॉइड्स का मेनली आपको क्या याद रखना है, नेम याद रखना है, बोरॉन, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, 7 मेटलॉइड्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो ये होगी जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देखे, अब जो आप देखो हमारे पास कितने एलिमेंट थे, टोटल 118। हमने बताया 70 नॉन मेटल, हमने बताया 7 मेटलॉइड्स, है ना, 7 मेटलॉइड्स। तो बच गया कितना, बच गया 94। तो ये 94 क्या हो गया, मेटल्स हो गया। आपको याद कैसे रहेगा, तो आप 70 नॉन मेटल्स का नाम याद रख लो और आप 7 मेटलॉइड्स का नाम याद रख लो, ये दोनों आपको याद रहेगा। तो उसके अलावा जितने भी आएंगे ना, सब किस में हो जाएंगे, मेटल्स में आ जाएंगे। ठीक है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन, ब्रोमीन, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 7 हो गया क्या, नॉन मेटल्स। ये 17 हो गया नॉन मेटल्स, ये 7 हो गए मेटलॉइड्स। इनके अलावा जो भी आता है सब किस में जाएगा, मेटल्स में जाएगा। ठीक है, ओके।
सो बच्चों अब हम लोग क्या देख लिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर में हम लोग प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट पार्ट को कंप्लीटली देख चुके हैं। एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को हम लोग देख चुके हैं। अब प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट क्या बचा हुआ है, कंपाउंड बचा हुआ है। उसके बारे में उसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपाउंड के बारे में आपको बता दूंगी। और उसके बाद फिर मिक्सचर वाला पार्ट बचा हुआ है, मिक्सचर के दो पार्ट, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, वो बताऊंगी। यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। यानी कि केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आप लोग पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग जो हमारा रियल वाला चैप्टर है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का। ठीक है, बायो की भी क्लास जल्द आने वाली है, फिजिक्स की भी क्लास जल्द ही आने वाली है। ठीक है, तो बच्चों आप ये वीडियो देखो और यहाँ से अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, आप सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो का इन्फॉर्मेशन एज सुन एज आपके पास आ जाए। लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो, इसको शेयर भी करो बच्चों। ओके, सो अब हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट्स न्यू क्लास में, न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।